हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। हमने आरएमएल और एसजीपीजीआई लखनऊ स्टाफ नर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है, ये उसका पार्ट 4 है। ये सारे एमसीक्यूज़ अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं उसमें रिपीटेड है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर्स पार्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उनको भी देख लें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सीरीज है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओलियूरिया इज यूरिन आउटपुट लेस देन। ये इजी एमसीक्यूज है बट काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओलियूरिया हम किसे कहेंगे? यूरिन कितने से कम होगा, कितने ml से इन 24 आवर में, उसे हम ओलियूरिया कहेंगे। ऑप्शन 1 है 500 ml इन लास्ट 24 आवर, या 700 ml, या 600 ml, या 400 ml। तो ओलियूरिया हम किसे कहते हैं? अगर यूरिन लेस देन 400 ml है इन लास्ट 24 आवर्स, तो हम उसे क्या कहेंगे? ओलियूरिया। एक आपकी टर्म होती है एनयूरिया। एनयूरिया हम किसे कहते हैं? अगर लेस देन 100 ml यूरिन इन 24 आवर्स। ठीक है, अगर 100 ml से कम है यूरिन इन 24 आवर्स में, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनयूरिया कहेंगे। और 400 ml से कम है तो उसे ओलियूरिया कहेंगे। इजी टर्म है बट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इंडिकेट। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस क्या इंडिकेट करता है इसमें से? ऑप्शन 1 है लैरिंजाइटिस, बी है ग्लोसाइटिस, सी है म्यूकोसाइटिस, डी है स्टोमेटाइटिस। देखो, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस अगर है तो क्या इंडिकेट करेगी? राइट आंसर है हमारा ए, लैरिंजाइटिस को इंडिकेट करेगी। लैरिंजाइटिस का मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल जो फीचर होता है वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ही होता है। ओके, और जो अदर टर्म है स्टोमेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ, और इसी को ही हम ओरल म्यूकोसाइटिस भी कहते हैं। ओके, और ग्लोसाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी मोस्टली पूछा जाता है। ग्लोसाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, स्टोमेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंटेंस इंटरमिटेंट शूटिंग पेन इन द फेस इज कॉल्ड। अगर फेस में शूटिंग पेन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 है आपका पोस्ट थेरापेटिक न्यूरेल्जिया, बी है कोकाइडेनिया, सी है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, डी है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर इंटरमिटेंट शूटिंग पेन हो रहा है फेस में तो उसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। ओके, ये किसकी वजह से होता है? फिफ्थ जो क्रेनियल नर्व होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, उसके डैमेज होने की वजह से होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया की जगह अगर आपका टिक डाउल यूरेक्स भी लिखा आता तो भी हमारा राइट आंसर क्या होता? ये होता। ओके, तो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया को ही ऑल्सो नोन एज टिक डाउल यूरेक्स। ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया को ही हम इस नाम से जानते हैं। तो दोनों में से अगर इसकी जगह ये टर्म भी लिखी हुई आ सकती है कभी भी एग्जाम में, तो आपको दोनों याद रखनी है। ओके, और फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, उसके डैमेज होने की वजह से होता है। इसकी डीओसी भी मोस्टली पूछी जाती है कि इसमें कौन सी हम टैबलेट देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो वो भी आपको याद रखनी है, कार्बामेजापाइन। ओके, कार्बामेजापाइन क्या है? डीओसी है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया की। और कार्बामेजापाइन देते टाइम डब्ल्यूबीसी को आपको क्लोजली मॉनिटर करना है। ये भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो ये सारी आप बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा कवरअप कर लिया। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिहेबिलिटेशन इज एग्जाम्पल ऑफ। आपका जो रिहेबिलिटेशन है उस कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, ये पूछा है। ऑप्शन ए है सेकेंडरी, बी है प्राइमरियल, सी है टर्शरी, डी है प्राइमरी। तो हमारा राइट आंसर सबको पता होगा। यहाँ जो टर्शरी प्रिवेंशन होता है वो रिहेबिलिटेशन में आता है। ओके, रिहेबिलिटेशन किस में आता है? टर्शरी प्रिवेंशन में। ओके, इसमें आपको जो प्राइमरी और प्राइमोडियल में मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राइमरी में हेल्थ एजुकेशन देते हैं हम पेशेंट को, ये सब हम किस में देते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन में। और इसमें भी हम यही करते हैं, बट यहाँ क्या होता है, रिस्क फैक्टर जो होता है, रिस्क फैक्टर नॉट कॉज। ओके, जो रिस्क फैक्टर रहता है वो एब्सेंट रहता है,
वो क्या रहता है, एब्सेंट। और जो प्राइमरी प्रिवेंशन में होता है, जो रिस्क फैक्टर होता है, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको बात सिर्फ एक सिंपली सी लाइन है, यहाँ जो रिस्क फैक्टर रहता है वो एब्सेंट रहता है, और यहाँ हेल्थ एजुकेशन जो हम प्राइमरी प्रिवेंशन में रहते हैं, जो रिस्क फैक्टर रहता है वो प्रेजेंट रहता है। ओके, और अगर पेशेंट का डायग्नोस है, डिजीज है, उसके लिए ट्रीटमेंट है, वो किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। और ट्रीटमेंट वगैरह, डायग्नोस वगैरह, वो किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। और रिहेबिलिटेशन हमारा किस में रहता है, टर्शियरी में रहता है। राइट आंसर हमारा सी जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सीन इन द केस ऑफ कैंसर। तो कैंसर क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उसका अनकंट्रोल डिवीजन होने लग जाता है, उसे हम कैंसर बोलते हैं। ओके, अनकंट्रोल जो कैंसर में डिवीजन हो रहा, सेल्स में डिवीजन हो रहा है, उसे कैंसर कहेंगे। बट यहाँ पूछा है कि इसमें क्या, इसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है अनकंट्रोल मिटोसिस, अनकंट्रोल म्यूसिस, सेल रप्चर, सेल एडेसिव। देखो ये दोनों तो नहीं होंगे, मैंने अभी बता दिया। अनकंट्रोल डिवीजन होता है तो मिटोसिस में होता है या म्यूसिस में, हमारा राइट आंसर जाएगा ए, अनकंट्रोल मिटोसिस होता है कैंसर की जो प्रोसेस होती है उसमें। ओके, ये अभी रिसेंट एग्जाम में रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायग्नोस प्रोसीजर फॉर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में पूछा है कौन सा डायग्नोस करेंगे हम। पेप्टिक अल्सर क्या होती है, जो स्टोमक होता है उसकी जो म्यूकोजा लाइन होती है, म्यूकोजा लाइन होती है, ये क्या रहती है, काफ़ी सॉफ्ट रहती है। इसकी जो लाइनिंग होती है म्यूकोजा की, उसका इन्फ्लामेशन पेप्टिक अल्सर कहलाता है। ओके, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, स्टोमक की जो म्यूकोजा होती है, सॉफ्ट लाइनिंग, उसकी उसमें अल्सर का फॉर्मेशन हो जाना पेप्टिक अल्सर होता है। इसमें से पूछा है कौन सा डायग्नोस करेंगे हम, कैसे पता करेंगे हमारा पेप्टिक अल्सर है। ए है ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी आपका नहीं होगा, आपको सिंपली है। ओटोस्कोपी ईयर के लिए करते हैं, ये भी नहीं होगा। हिस्ट्रोस्कोपी, इसमें हम यूट्रस एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, ईजोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। क्योंकि जो पेप्टिक अल्सर होते हैं स्टोमक में कहाँ कहाँ अफेक्ट करते हैं, एक तो आपका ईजोफेगस में होते हैं, ठीक है, एक गैस्ट्रो में होते हैं, एक ड्यूडेनम में होते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन होते हैं ड्यूडेनल अल्सर होते हैं मोस्ट कॉमनली। जो अगर आपसे पूछा जाता है कि पेप्टिक अल्सर है मोस्ट कॉमनली कहाँ होते हैं, तो ड्यूडेनल अल्सर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पेप्टिक अल्सर। ओके, तो हमारा कौन सा एग्जामिनेशन राइट होगा यहाँ पे, ईजोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ एन हेल्दी एडल्ट्स। हेल्दी एडल्ट्स की लंग कैपेसिटी पूछी है, कितनी होगी, 5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर या 4 लीटर। तो राइट आंसर हमारा सिंपली है यहाँ पर 6 लीटर हमारा राइट आंसर होगा। बट यहाँ 6000 ml भी लिखा होता तो भी हमारा क्या होता, राइट आंसर होता। ओके, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि 6 लीटर लिखा हुआ है और 6000 ml भी आपकी अगर पूछा जाता है तो राइट आंसर होगा 6000 लंग्स आपकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है, टोटल पूछिए। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे टोटल बता दूं कैसे होती है, आपको पता ही होगी, एक इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम होती है, एक एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम होती है, एक रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, और आपकी क्या होती है और टाइडल वॉल्यूम होती है। इन सबको आप अगर काउंट कर लोगे तो आपकी पूरी 6000 ml होती है। ओके, ये आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम, और जो एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम होती है ये आपकी 1200 ml होती है, इक्वल होती है। ये 31000 ml होती है, सॉरी 3100 ml होती है, 3100 ml होती है, और टाइडल वॉल्यूम आपकी 500 ml होती है। तो उसको आप काउंट कर लोगे तो आपका पूरा एवरेज वही आएगा, 6000 ml बोल दीजिए, 6 लीटर बोल दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम फॉर एन एवरेज हेल्दी एडल्ट। अब मैंने अभी आपको बता दिया था टाइडल वॉल्यूम आपकी जो रहती है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, बट हमारा राइट आंसर क्या होगा, 500 ml। मैंने अभी बता दिया था 500 ml क्या रहती है, हमारी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द मसल्स एंड कार्टिलेज इज कॉल्ड। सॉलिड ट्यूमर
कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो ट्यूमर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है, आपको सिर्फ यहाँ ये याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू के ट्यूमर को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है सार्कोमा, बी है ल्यूकेमिया, सी है लिम्फोमा, डी है कार्सिनोमा। तो हमारा राइट आंसर होगा जो कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर होता है उसे हम सार्कोमा कहते हैं। ओके, ये काफ़ी बार मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली सार्कोमा और कार्सिनोमा में कंफ्यूज रहते हैं। सार्कोमा जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर होता है और कार्सिनोमा जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का होता है। ओके, एपिथेलियल जो सेल्स वगैरह होती है उनका होता है। तो ल्यूकेमिया क्या है? एक ब्लड कैंसर है। लिम्फोमा लिम्फ नोड्स का कैंसर है। तो ये आपको याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू सार्कोमा का होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? ऑप्शन ए है टाइम ऑफ हैंड वॉशिंग, ज़्यादा टाइम तक आप हैंड वॉश करोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बी है फ्रिक्शन वाइल हैंड वॉशिंग, फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण, मतलब जो रबिंग होता है आपका वो। सी है टाइप ऑफ सोप टू बी यूज, आप कौन से टाइप का सोप यूज़ कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। डी है प्लेस ऑफ हैंड वॉशिंग, आप कहाँ कौन सी जगह पर हैंड वॉश कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर रहेगा बी, फ्रिक्शन वाइल हैंड वॉशिंग। आपका फ्रिक्शन कैसा है, जो घर्षण दे रहे हो आप रब कर रहे हो वो किस तरीके से आप किस वे में कर रहे हो वो क्या रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हैंड वॉशिंग में। हैंड वॉशिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्टली एवरी एग्जाम में एक एमसीक्यूज जरूर पूछा जाता है। यहाँ आपका राइट आंसर बी रहेगा। हैंड वॉशिंग का टाइमिंग, मेडिकल जो हैंड वॉशिंग हम करते हैं उसमें टाइमिंग बहुत पूछी जाती है। तो आप अगर सोप से हैंड वॉशिंग कर रहे हो और एक सैनिटाइज से हैंड वॉश कर रहे हो तो इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ जो टाइम ड्यूरेशन रहती है 40 to 60 सेकेंड रहती है। ओके, 40 to 60 सेकेंड रहती है और यहाँ जो हैंड वॉशिंग की टाइम रहती है 20 to 30 सेकेंड रहती है सैनिटाइज से। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि इसमें से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इन दोनों को टाइम को नोट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब हाई टारगेट पॉइंट and like this video and share in your friends for watch more videos. Thank you.